अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सब लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच गया है। एमजीटी 201 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 5 लेक्चर आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो होगा डिस्काउंटिंग एंड एनपीवी पे ऊपर। एनपीवी मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू। आज के लेक्चर का जो काफ़ी हद तक ताल्लुक है वो हमारा बनेगा 4 लेक्चर के साथ, जिसमें अपनी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की। तो मैंने आपको बताया था फ्यूचर वैल्यू कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं और आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है और 5 साल के बाद आपकी क्या वैल्यू बनेगी जो आपने डिपॉजिट किया हो, तो इस तरह के जो कैलकुलेशन होती है उनको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन। ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, उसका उलट है, तो इसको डिस्काउंटिंग कहा जाता है। अभी हम इसको देखते हैं क्या है। चले जी चलते हैं बस वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर, और इंशाल्लाह इसको हमने एक ही पार्ट के अंदर खत्म कर देना है। अच्छा जी, तो स्क्रीन के ऊपर आप टाइटल देख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग। प्रेजेंट वैल्यू ऑपोजिट होगा बिल्कुल जो फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी लेक्चर 4 के अंदर, एंड पे ऊपर बिल्कुल कैलकुलेट की थी। और इसके बाद डिस्काउंटिंग जो है वो प्रेजेंट वैल्यू का ही दूसरा नाम है। ठीक है जी। तो प्रेजेंट वैल्यू जब हम फाइंड कर रहे होते हैं तो हम फ्यूचर की वैल्यू जो फ्यूचर में हमारे पास कैश फ्लोज होते हैं उनको हम बैकवर्ड ला के प्रेजेंट वैल्यू या आज की डेट पे ले आते हैं। अच्छा, इसकी एक छोटी छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपके साथ प्रेजेंट वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो क्यों करते हैं। अच्छा जी, आपके पास सपोज के आज की डेट में 100 रुपीज़ है और आपके पास 1 साल के डेट के बाद भी 100 रुपीज़ है, तो आप क्या समझते हैं कि वो आज की डेट वाले 100 रुपीज़ और साल के बाद वाले 100 रुपीज़ वाले इक्वल होंगे कि नहीं। तो हमने लास्ट 4 लेक्चर के में बात की थी कि ये इक्वल नहीं होते, लेकिन हम ये इस तरह देखें कि अगर जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ कंपैरिजन करते हैं, तो जब भी हम रियल लाइफ में कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, सपोज कि हम हाइट हाइट मेजर करना चाह रहे हैं, हम मतलब दो लोगों की हाइट कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, हमारे पास मेजरमेंट टेप नहीं है और हम वैसे कहते हैं जी देखते हैं कौन बराबर है, कौन बड़ा कौन छोटा है हाइट वाइज, तो आप फौरन क्या कहेंगे कि भाई दोनों एक पॉइंट के ऊपर आ जाओ, ठीक है, एक लेवल के ऊपर आ जाओ। ऐसे नहीं होगा तो एक को आप किसी और जगह पे खड़ा कर दोगे, किसी और हाइट पे खड़ा कर दोगे, तो ऐसे नहीं होगा, आप सेम एक पॉइंट के ऊपर ले आओगे। ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल कंपैरिजन करते हुए, ठीक है, दूसरी इसी तरह एग्जांपल ले लें कि जिस तरह हम एज वाइज हमसे जो पहले पैदा हुआ होता है ईयर वाइज, हम उसको कहते हैं ये बड़ा है, और जो बाद में ईयर वाइज बाद में पैदा हुआ होता है उसको कहते हैं ये छोटा है, छोटा बड़ा। ठीक है। जैसे अगर कोई 2000 में पैदा हुआ है तो वो उससे बड़ा है जो कि 2001 में पैदा हुआ है। इसी तरह जो रुपीज़ आज की डेट में हमारे पास है वो बड़ा रुपये होगा, और जो कल की डेट वाला रुपये होगा वो छोटा रुपये होगा। ठीक है जी। तो ये जस्ट आपको कुछ याद रखने के लिए मैंने टिप्स दी है, तो ये आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू के ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव फाइंड करेंगे ये होता है कि जो फ्यूचर में हमारे पास पैसे आने वाले हैं उनकी आज की डेट में या करंट डेट पे या टुडे उनकी क्या अहमियत होगी, बस वर्थ क्या होगी। ठीक है। अहमियत पैसा तो पैसा ही रहेगा, लेकिन वो बड़ा छोटे की जो मैंने आपको बात समझाई है वो वाली। जहाँ पे बात पहली बात हो चुकी है कि एप्पल्स कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स, तो इसका मतलब ये है कि आप ये भी लिख सकते हैं कंपेयर ऑरेंज विद ऑरेंज, इस इससे कन्फ्यूजन हो, ये जैसे एक जैसे कोट है तो वो उस तरह लिखा जा रहा है एप्पल्स विद एप्पल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो सेम हाइट वाली जो मैंने एग्जांपल दी है, हाँ, इस सेम हाइट पे रखते हैं तो तब पता चलता है आपको। ठीक है। तो अ, फिर आपके साथ ये बात करता है कि बोथ अमाउंट एट दी प्रेजेंट टाइम, तो दोनों को जब डिस्काउंट किया तो दोनों को टाइम पे एक टाइम के ऊपर लाया जाता है, तो इसी को डिस्काउंटिंग कहा जाता है, इसी को कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना। ठीक है। अभी यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम अभी तक कहते आ रहे हैं कि जी आज का 100 रुपीज़ बड़ा होगा और जो 1 साल बाद वाला रुपये वो छोटा होगा। अब अभी हम वो प्रोसेस वो प्रोसीजर देखेंगे कि अगर हम कैलकुलेशन करके कैसे पता चलेगा कैसी है कि नहीं। अभी ये जो थ्योरेटिकल थोड़ा आपको ये कन्वे किया जा रहा है इस थ्योरी के ज़रिए, वो आप पढ़ लीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ बिल्कुल वही होगा। ठीक है। इसका तरीकाकार क्या होगा कि हमने पहले प्रेजेंट या डिस्काउंट बैक कर रहा है उसको फाइंड कर लेनी वैल्यूज़, फिर दो वैल्यूज़ जो होगी उनको हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, जो वैल्यू कैलकुलेट होगी। अच्छा जी, तो जैसे 105 है वो बड़ा है 100 से आज की डेट में, वो सबको पता है वाकई जो बड़ा है आज की डेट में। अगर 105 है, कह रहा हूँ 105 रुपये है जो, वो साल के बाद भी 100 आज के 100 रुपये से बड़े हुए कि नहीं। ठीक है।
बीस के आज आपके पास 100 रुपये और 1 साल के बाद आपके पास 105 रुपये हो गए, तो क्या आज वाला 105 रुपये से बड़ा होगा कि नहीं? इसको कैसे पता चलेगा हमें? अब जो 105 फ्यूचर में हमारे पास आएगा, 1 साल बाद आएगा, हम उसको प्रेजेंट वैल्यू या उसकी डिस्काउंट बैक कर लेंगे उसको, ठीक है, और हम उसको कंपेयर कर लेंगे 100 के साथ, जो भी वैल्यू होगी हमें पता चल जाएगा कि बड़ा है कि छोटा है। अभी तक हम जस्ट बातें करते हैं जी, हाँ जी बड़ा होगा छोटा होगा। अभी हम प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरह होगा डिस्काउंटिंग या डिस्काउंट बैक या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना। ये सारे एक ही प्रोसीजर के या एक ही मेथड के नाम है। डिस्काउंटिंग इज डिफाइंड एज ब्रिंगिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज टू द प्रेजेंट टाइम। मीन्स के जो फ्यूचर में आपके पास पैसा होगा उसको प्रेजेंट टाइम के ऊपर देखना, डिस्काउंट बैक करके, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। अच्छा, इसको डिस्काउंटिंग करवाएंगे किस फैक्टर के ऊपर, किसके साथ ये प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे फ्यूचर कैश फ्लोज को? अब देखिए, एक है इस पे कुछ इंटरेस्ट रेट का मैंने बताया था कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या रेंट पे देते हैं, उसकी कुछ फेयर लेते हैं, प्राइस लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट लेते हैं, या उससे ऊपर आप कुछ प्रॉफिट लेते हैं। इसको अगर पैसे को, रुपीज़ को, मनी को आप एक प्रोडक्ट कंसीडर कर ले, ठीक है, और इसको आपने रेंट पे दे दिया है, रेंट पे देने की जो उसकी कॉस्ट होगी उसको कहेंगे इंटरेस्ट रेट, इसको आप कॉस्ट ऑफ मनी भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अभी इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप ये कह रहा है इंटरेस्ट रेट को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समझ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जब आप पैसा किसी को दे रहे थे, उस टाइम पे आपके पास डेफिनेटली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे वो आप पैसा लगा के कुछ वहाँ से प्रॉफिट या कुछ रिटर्न ले सकते थे, ठीक है। अब वो उसकी परसेंटेज आप निकालते, वो जो प्रॉफिट आना है उस जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसको कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि बीस के इतना मुझे इधर से आना था, मैंने उधर पैसे नहीं लगाया, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये इतना है, ये जहाँ से जितना मुझे उधर से आने के चांस थे, इतना तकरीबन आप उसको इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे होते, या उससे थोड़ा कम कर रहे होते, ठीक है जी। तो ये जब पैसा उसको दे रहे थे, जो आप अपॉर्चुनिटी छोड़ी उसको कहते हैं जी वो अपॉर्चुनिटी होगी, और उसको छोड़ने का जो प्रॉफिट आना था वो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह दिया आपने। अच्छा जी, इसी तरह जो बैंक होते हैं, बैंक में जब पैसा रखते हैं, PLS अकाउंट जो होते हैं, आपको सेविंग अकाउंट अब अल्फाज में कहा जाता है, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट होते हैं ये। बैंक आपको जो दे रहा होता है, प्रॉफिट दे रहा होता है, वो इसी वजह से दे रहा होता है कि आपने जो पैसे हैं अगर आप किसी बिजनेस में लगाते तो आपको कुछ रिटर्न आता, और बैंक के पास रख दिए, बैंक आपको उसके ऊपर 10% समथिंग जो भी ये होता है मार्केट का इंटरेस्ट रेट उस टाइम चल रहा होता है, वो आपको देता है। सही है, वो देता क्यों है? क्योंकि बैंक आपका बकरूज है। जब हम पैसे बैंक को देते हैं तो बैंक का हमारा बकरूज होता है, वो पैसे, उसी पैसे को यूज़ करके बैंक क्या करता है, अपना बिजनेस करता है, आगे लोगों को गाड़ियाँ लेके देता है, आगे लोगों को लोन पे पैसे दे देते, वहाँ से रिटर्न आता है, कि आपके पैसे को यूज़ करके वो पैसे अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, उस पे से आपको कुछ प्रॉफिट दे देता है। आगे चलते हैं जी, इधर वही बात कर रहे हैं कि जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि सेक्रीफाइसिंग द अदर ऑप्शन। सेक्रीफाइसिंग द अदर ऑप्शन को इधर 2 पॉइंट के साथ एग्जाम्पल एक तरह से आपको दे रहा है कि सेक्रीफाइसिंग क्या होती है। जैसे कि जी आप ये जो रुपीज़ इन्वेस्ट की बैंक में जमा किए हैं, या आप किसी के दोस्त को दे दिए, तो उसके बदले आप कोई चीज़ भी खरीद सकते थे अपने लिए, या इसको किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते थे जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता था, ज़्यादा रिटर्न आ सकता था, ठीक है। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती, पहले भी आपको बताया। तो मैं चाह रहा हूँ कि बुक के अंदर जिस अल्फाज में लिखा था वो भी हम थोड़ा टच करते जाए और आपको क्लियर होता जाए। अच्छा जी, तो हम बात क्या कर रहे थे? हमारी बात ये थी कि एक 100 रुपीज़ आज की डेट में और 100 रुपीज़ फ्यूचर की डेट में बराबर होते हैं कि नहीं, उसका आंसर ढूंढने के लिए हम निकले थे, और हमने इंटरेस्ट रेट स्टडी कर लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टडी कर ली, ठीक है। अभी हम उसके करीब आते जा रहे हैं। अच्छा, अभी ये भी हमने स्टडी करी इंटरेस्ट रेट। अब ये कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट कौन सा आपने यूज़ करना है अपनी कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि जब आप बैंक पे जाते हैं या किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके साथ वो शेयर करता है एक इंटरेस्ट रेट। डार्विन आपके साथ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट शेयर करता है। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे APR लिखा हुआ है, APR ये इसका मतलब एनुअल परसेंटेज रेट, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को एनुअल परसेंटेज रेट भी कहा जाता है। अच्छा जी,
अभी कह रहा है कि जब आपके अक्सर जो होता है कि आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बता दिया जाता है, सपोज कि आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको कहते हैं जी ये 12% आपको लगेगा गाड़ी के ऊपर। तो आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बता रहा होता है, आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं बता रहा होता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अभी हम देखते हैं वो क्या है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो आपको बताया जा रहा होता है, अ, जब इसको इफेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज हो रहा होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को आई नॉम, ठीक है, सब क्रिप्ट में लिखा होता है आई नॉमिनल जिसको कहते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फाइंड करने से पहले आपको पीरियडिक इंटरेस्ट रेट का पता होना चाहिए, या पीरियडिक जो पीरियड्स ये कंपाउंडिंग का पता होना चाहिए। वो क्या है कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है कि जी एनुअल, जैसे कि जी वो 12% आपको तो 20 के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपका साल के इंटरेस्ट 12 है, ये 12% है। आपको अगर मैं कहूँ कि उसको जी कंपाउंडिंग होगी या उसको 4 पीरियड्स में डिवाइड किया जाएगा, तो 20 के आपको जो भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसको नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड करो, जितने में साल को जितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। साल को जितने हिस्सों में इंटरेस्ट के एतबार से डिवाइड किया जाता है उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। जैसे कि जी नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग टेक प्लेस इन 1 ईयर, 20 के साल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया इंटरेस्ट के एतबार से, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर कहते हैं कि सेमी एनुअल आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसका मतलब ये होगा कि उसका एम जो है आपने 2 लेना है, नॉमिनल इंटरेस्ट को जस्ट आपने 2 से डिवाइड कर देना है। आप ये सोच रहे होंगे कि जी 12% है, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ठीक है जी 6% आ जाएगा, इसमें कौन सी अजीब बात है कि जो इफेक्टिव में आके वो थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज होगा। ये आप अभी जब कैलकुलेशन देखेंगे तो उसमें देखिएगा आपको जो पैसे हैं ज़्यादा पे करने पड़ जाते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जब लगता है आपके ऊपर। ये ले जी, ये फार्मूला है जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट किया जाता है, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बेस के ऊपर आप अपनी इंस्टॉलमेंट या अपनी पेमेंट जमा करवा रहे होते हैं बैंक वगैरह में। अच्छा, ये है जी आई सॉरी 1 + आई नोम डिवाइडेड बाय एम। आई नोम को सिर्फ डिवाइड किया होगा एम्स के साथ, और फिर इस यहाँ से लेके यहाँ तक सारी ब्रैकेट क्लोज के एम इसकी पावर है और -1 किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एम वही नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग टेक प्लेस इन 1 ईयर बताई होती है कि जी क्वार्टरली है या बाय सेमी एनुअल है या साल में 12 है, तो इस तरह करके जिस तरह कह रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, शार्टर द कंपाउंडिंग साइकिल के मोर फ्रिक्वेंटली मनी कंपाउंडिंग एंड फास्टर द मनी ग्रोथ। बीस के ज़्यादा अगर कंपाउंडिंग की जा रही है, जैसे 12 कंपाउंडिंग कर दे, मंथली वैसे कंपाउंडिंग कर दे, तो आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो अच्छी खासी पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की के मुकाबले में। अभी हम सिंपली वापस आ जाते हैं उस जगह के ऊपर इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि भाई ये तो बता दो कि एक 105 रुपीज़ जो है वो जो फ्यूचर में हमारे पास है वो आज के 100 रुपये से बड़े होंगे कि छोटे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने फाइंड क्या करिए प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि कैश फ्लो हमारे पास फ्यूचर में पड़ा हुआ है, उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करी। 105 रुपये हमारे पास फ्यूचर में है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वही जो चौथे लेक्चर के अंदर लेक्चर 4 के अंदर हमने फार्मूला स्टडी किया था उसको जस्ट एक इक्वल के अक्रॉस जो है मैनिपुलेट किया हुआ है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे पी वी इक्वल टू 10 पी वी इक्वल टू एफ यू ओवर 1 + आई की पावर एन, एन नंबर ऑफ वही पीरियड नंबर ऑफ ईयर्स है, ये नंबर ऑफ पीरियड्स है, ठीक है। अभी ये इस पे वैल्यू पुट करें तो 95.45 आ गया। अगर आपके पास एक साल के बाद आपके पास 105 रुपये है, तो आज का जो 100 रुपये है वो उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा देख लेंगे। जो 105 रुपये तो उसकी वैल्यू जस्ट 95.45 दिखा रही है। अच्छा, अभी उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करें कि कह रहा है कि ये जो 105 रुपये साल बाद आपके पास से, सपोज कि यही 105 रुपये आपके 2 साल बाद आपके पास थे, तो उसको डिस्काउंट बैक करो तो वो 100 रुपीज़ से छोटा होगा बड़ा होगा, या उसकी आज की डेट पे क्या वैल्यू होगी, क्या वर्थ होगी। ये वो देखिए जी 105 डिवाइडेड बाई 1 + 0.10 की पावर 2, जो एन था एन वही है कि नंबर ऑफ ईयर्स इन दी फ्यूचर। तो कैश फ्लो 2 साल के बाद वाला पड़ा हुआ है फ्यूचर में, तो उसको 2 कर देंगे, यहाँ पे एन की 2 आ जाएगा, और इसको डिस्काउंट करके तो 86.77। इसका मतलब ये हुआ, रिजल्ट जो हमारा निकला वो ये है कि जितने भी कैश फ्लोज होंगे फ्यूचर में, जितना दूर पड़े होंगे टाइम के एतबार से, तो उतना ही प्रेजेंट वैल्यू उसकी कम होगी। जो हमारे पास कैश फ्लोज होते हैं फ्यूचर में पड़े हुए हैं,
या आज की डेट पे, उनको डिस्प्ले करने का एक तरीकाकार है, उसको टाइम एंड एरो डायग्राम कहते हैं। यहाँ 1 ईयर डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, एक ऐसा कैश फ्लो जो हमारे पास साल में एक साल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको टाइम एंड एरो डायग्राम के ऊपर कैसे शो करते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, ये इसको पढ़ना देख लें कि ये जो फर्स्ट एरो है इसको ईयर जीरो मीन्स के आज की डेट का उसको लिया जाता है पहले वाले एरो को। अच्छा, इसको पढ़ना सीख ले कि जो प्रेजेंट वैल्यू है अगर अपवर्ड एरो होगा तो उसका मतलब हो ये कैश फ्लो इन हुआ है, और इसको पॉजिटिव एरो भी कहा जाता है, ऊपर वाले एरो को पॉजिटिव एरोज कहा जाता है। अभी ये देखिए, इसी को करके आए हैं, इसी को कैलकुलेट किया है कि फ्यूचर वैल्यू 105 रुपये थी और ईयर 1 के ऊपर पड़ी थी एक साल के डिस्टेंस के ऊपर। हमने जब उसको आज की डेट में कन्वर्ट किया, डिस्काउंट बैक किया, तो वो हमारे पास ये आ गया 95.45। इस तरह इस फिगर के ऊपर शो किया जाता है। अभी पहले इसी को देख ले, जो हमने 2 ईयर वाली बात की थी कि 2 ईयर पे ऊपर अगर कैश फ्लो पड़ा उसको डिस्काउंट बैक करते हैं तो ऑलमोस्ट 86 पॉइंट समथिंग जो आए थे रुपीज़, वो 87 उसे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। देखें जी, आप इसको ना देखें, ये जो पहला एरो उसको छोड़ दें। सपोज कि हमने इस फ्यूचर में खड़े हैं, ईयर 2 के ऊपर हमारे पास 105 रुपये है, उसको हमने ईयर 1 के ऊपर लेके जाना है। तो हमने देखा था कि हमने जब फार्मूला लगाया तो ये ईयर 2 ईयर 1 में जब आया तो 87 रुपीज़ बने थे। इसका भी ये वाला मामला ख़त्म हो गया, 87 वाला, इस एरो का मामला भी ख़त्म हो गया। ये भी इसके अलहदा क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन ये कि फ्यूचर वैल्यू में अगर हमारे पास साल 1 के ऊपर ये FV1 मीन फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लो एट ईयर 1, F1 का मतलब 2 मीन ईयर 2। अच्छा, अभी ये जो है 105, ठीक है जी, ये अभी ईयर 1 के ऊपर है, इसको डिस्काउंट बैक किया तो हमारे पास 95.45 आए। फार्मूले हमने ऊपर देख लिया, ये इंटरेस्ट रेट इसने यहाँ पे दिया हुआ, ये भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया हुआ, जिससे करना है। इसके दो क्वेश्चन जो सेपरेटली किए थे उसे यहाँ पे एक एरो डायग्राम के अंदर दिखाया है। अभी ये हमारे साथ शेयर करा कि अगर आपका बिजनेस है उसकी आप इन्वेस्टमेंट को कैसे डिस्काउंट बैक करेंगे, कैसे चला पता चलेगा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, बिजनेस फिजिबल है, प्रॉफिट में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, ये कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या होता है, उसके स्टेप्स 2 है। स्टेप्स वही है जो हमने पहले पढ़े, जैसे अब पहला स्टेप ये है कि हमने फ्यूचर कैश फ्लो फाइंड कर लेने। फ्यूचर कैश फ्लो आपको ये पता ही है कि हमने परसेंटेज सेल मेथड जो लेक्चर 5 के अंदर पढ़ा था उससे हमने फ्यूचर कैश फ्लो फाइंड किए थे। सेल्स की बेस पे हमने रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिए थे। फिर हमने नेट कैश फ्लोज को, जो कैश फ्लो से उनको हमने डिस्काउंट बैक करेंगे तो हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये 2 स्टेप करने के बाद हम देखते हैं उन 2 स्टेप्स को हमने एक केस स्टडी लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। क्या सपोज कि आप कैफ़े बना रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने ये देखिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, डेफिनेटली इसको आप ईयर 0 ले लेंगे, साल 0 ले लेंगे। फिर आप जब 1 साल ख़त्म हो गया तो आपकी रिसीव हुई बीच का आपको प्रॉफिट, एक तरह से रेवेन्यू आया 2 लाख रुपए का। फिर आपने उसी 1 साल के अंदर पेमेंट की 50,000 की, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू कमाने के लिए कुछ खर्चे भी तो होते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट की मजीद साल के दौरान 30,000 की। वो कहता है ये सारा डाटा है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंटरेस्ट रेट आप लगा ले 10% का, सही है, क्योंकि ये बिजनेस है और इसमें ज़्यादा सूटेबल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आप जब इस जगह पैसे लगा रहे थे तो आपने डेफिनेटली किसी और जगह पे जहाँ पैसे लगा सकते हैं उसको छोड़ दिया आपने। अभी हमने सबसे पहले तो हमने वो देखना है कि हम इसकी कैश फ्लो डायग्राम या एरो डायग्राम, टाइम एरो डायग्राम कैसे बना सकते हैं। देखिए जी, अपवर्ड एरो जो हो गए, डाउनवर्ड एरो को आपने कैश आउटफ्लोज लेना है और अपवर्ड एरो को आपने कैश इनफ्लोज लेना है। कैश रिसीट्स आपकी जो इनफ्लोज होती है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। अभी इसको समझ लें कि ईयर 0 के ऊपर क्या था, हमने इन्वेस्टमेंट की और फिर क्या कहा था कि जब आउटफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा, कैश जाएगा, आपने ईयर 0 के ऊपर डाउनवर्ड एरो शो कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखे 2 इन्वेस्टमेंट और भी की थी। एक तो हमने कैश आउटफ्लो किया था, पेमेंट की थी 50,000 की, और एक हमने इन्वेस्टमेंट की थी 30,000 की। क्योंकि दोनों कैश गए हैं तो हमने एरो डाउनवर्ड शो कर दिए। रिसीट्स की हुई थी ईयर 1 के ऊपर, हमारे पास 2 लाख रुपए की, तो हमने ऊपर शो कर दी। अच्छा, इसका भी तरीका का सॉल्व करने का ये है, क्योंकि 2 लाख और 50,000 और 30,000 सारे एक ही पॉइंट के ऊपर है आपके पास, तो आप इसको प्लस माइनस करके 20 के, जैसे मैंने कहा था अपवर्ड एरो पॉजिटिव होगा, ये फिगर 2 लाख का फिगर पॉजिटिव है
और ये डाउनवर्ड एरो वाले नेगेटिव होते हैं। 20 के 2 लाख में से 50,000 निकालो 1.5 लाख हो गया या 150K हो गया, और मजीद 30,000 निकल तो 1,20,000 हो गया इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो 20 वो एरो अपवर्ड होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। तो ले जी ये वही बात उसने कैलकुलेट करके वो 1,20,000 निकाल लिया। अभी हमने 1,20,000 को हमने करना डिस्काउंट बैक। इन्वेस्टमेंट को हमने छेड़ना नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो पहले ही ईयर 0 के ऊपर है। अब ये आ गया 1,20,000, ठीक है, और ये उसने नई फिगर भी बना के दिखा दी, एरो डायग्राम आपको बना के दिखा दी। ठीक है जी, ईयर 0 के ऊपर इन्वेस्टमेंट ये पड़ी हुई है और ईयर 1 के ऊपर 1,20,000 पड़े हुए, नई डायग्राम उसी से बना ली पहले वाली से। अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें उससे पहले आप एक चीज़ समझ लें कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आगे का लिखा टेकिंग इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज इनटू अकाउंट, ये भी वैसे डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपको। जब एनपीवी कैलकुलेट होते हैं इज इक्वल टू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर रहे होते हैं प्लस सम ऑफ नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ईच फ्यूचर ईयर। सम ऑफ नेट कैश फ्लोज का मतलब है कि एक तो आपको नेट करके उसको डिस्काउंट बैक भी करना है। ठीक है, अभी इसका फार्मूला ये बन गया एनपीवी इज इक्वल टू माइनस आई नॉट मीज इन्वेस्टमेंट एट ईयर 0, पीवी मीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, सीएफ कैश फ्लो 1 एट ईयर 1। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो एट ईयर 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक जितने भी कैश फ्लो ले लें अगर आपका बिजनेस चलता जा रहा है। ठीक है जी, हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है और एक हमारा कैश फ्लो है। हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, हमने वही प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला लगाना है। ये पीवी CF1 समझे कि यहाँ से ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सही है जी, अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बाद में इसमें से माइनस कर लेंगे। अब CF कैश फ्लो मीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई नॉट पावर आई। अब ये CF है, इससे पहले हम क्या लिखते आए इसके ऊपर FV फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे इसने जस्ट कैश फ्लो लिख दिया। अच्छा, अब 1,20,000 निकाली थी हमने, डिवाइड किया 1 प्लस 0.1 से, क्योंकि 10% उसने कहा था ना डिस्काउंट बैक 10% से करवाना है। ईयर 1 है तो हमें ईयर 1 पे रहना है और 1,09,000 आ गए। अभी आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें। अभी ये पर्पल लाइन में क्या कह रहा है, वी आर इन पोजीशन टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। फार्मूला वही है, श्रिंक कर दिया है क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट एक है और पीवी बीज एक ही कैश फ्लो था। कैश फ्लो की अपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, 1,09,000 थी, इन्वेस्टमेंट माइनस में लेनी है क्योंकि आउट फ्लो था और 100, तो 9,000 पे एक साल के बाद हमारे बिजनेस की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, क्या हमारा बिजनेस 1,00,000 से सुकड़ के 9,000 पे आ गया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1,00,000 रुपये हमने लगाया था वो एक तरह से हमारा रिकवर हो गया है और 9,000 हमारे ऊपर चला गया या प्रॉफिट में हम चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि टोटल हमारे बिजनेस की वैल्यू जो हमारे पैसे लगाए थे वो हमें रिटर्न भी कर दिए हैं और हमारा अभी 1,09,000 का बिजनेस चल रहा है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए जी, माशाल्लाह से हमने लेक्चर नंबर जो है लेक्चर नंबर 6 अच्छे से कवर कर लिया है। जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को भी टेकअप करके आपको उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।